से दूर, खबरों से भरपूर। दोस्तों, वतन समाचार के इस एपिसोड में हमने फैसला किया है कि हम उन व्यक्तियों के बारे में बात करें, उनके हौसले को बढ़ाएं और लोगों को बताएं कि ये किस तरह से भारत के लिए जीते और भारत के लिए मरते हैं। इनके रग रग में भारत से न सिर्फ मोहब्बत बेबस है, बल्कि भारतीयों के उत्थान के बारे में, अपने समाज के उत्थान के बारे में, अपने समाज, अपनी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचते हैं। ये सोचते हैं कि जो सोसाइटी की नकारात्मक छवि रोगी मीडिया के जरिए से बनाई गई है, उसको कैसे मुस्बत यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया जा सके। इसी में से एक व्यक्ति हैं डॉक्टर एमजे खान। डॉक्टर एमजे खान का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन दिनों आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर एक बहस चली कि किस तरह से कुछ बच्चों ने नादानी की और नादानी यहाँ तक पहुँची कि वो सामूहिक बलात्कार तक आ गई। लेकिन डॉक्टर एमजे खान के सपूत हारिस ने एक विसल ब्लोअर का काम किया, एक ऐसे व्यक्ति का काम किया, एक ऐसे छात्र का काम किया जो अपनी सहयोगियों के लिए, जो अपने फ्रेंड्स के लिए एक रहमत बन करके आया, उनकी इज्जत के लिए, उनकी नामूस के लिए, उनकी चीज़ों की हिफाजत उसने की। और कैसे की? क्योंकि डॉक्टर एमजे खान पर यह कहावत बिल्कुल सही साबित होती है कि बापे पूत प्रापत घोड़ा, कुछ न कुछ तो थोड़न थोड़ा। और बाप का इल्म ना बेटे को अगर असबर हो, फिर पिसर काबिल मीरास पिदर क्यों कर हो। और हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी बात कही है कि बाढ़े पुत्र पिता के धन में, खेती बाढ़े अपने कर में। शायद इसी के तहत डॉक्टर एमजे खान ने अपने बेटे की परवरिश की, अपने बेटे की तरबियत की, और वो तरबियत आज सोसाइटी पर बिल्कुल सूरज की तरह जाहिर है, सूरज की तरह बिल्कुल एकदम क्लीन और क्रिस्टल क्लियर है। आज वो तरबियत दिख रही है। आज उनका बेटा ऐसी कई बेटियों की इज्जत की हिफाजत और मुहाफिज बनकर के सामने आया है कि आज पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही है। डॉक्टर एमजे खान के जिक्र से पहले कुछ चीजें मैं कोट करना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा था कि व्यक्ति अपने विचारों के सिवा कुछ नहीं है, वो जो सोचता है वो बन जाता है। कमजोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता, क्षमाशीलता ताकतवर की निशानी है। इसके बाद जिक्र स्वामी विवेकानंद का। धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने कहा था भारत को धर्म नहीं रोटी चाहिए। स्वामी विवेकानंद 125 साल पहले 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद के मंच से अपना पहला मशहूर भाषण दिया था। स्वामी जी ने कहा था कि सभी मरेंगे, साधु या असाधु, धनी या दरिद्र, सभी मरेंगे। चिरकाल तक किसी का शरीर नहीं रहेगा। अतएव उठो, जागो और संपूर्ण रूप से निष्कपट हो जाओ। भारत में घोर कपट समा गया है। चाहिए चरित्र, चाहिए इस तरह की दृढ़ता और चरित्र का बल जिससे मनुष्य आजीवन दृढ़व्रत बन सके। स्वामी जी ने एक और बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे समीप अन्य किसी साथी की निंदा करना चाहे तो तुम उस ओर बिल्कुल ध्यान न दो। इन बातों को सुनना भी महापाप है। इससे मनुष्य में विवाद का सूत्रपात होगा। स्वामी जी आगे कहते हैं, लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या न हो, तुम्हारा देहांत आज हो या एक युग में, तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट न हो। ये बहुत अहम बात है जिस पर हम लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। इसके बाद जिक्र मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद का तस्करा इसलिए नहीं, उनका उल्लेख इसलिए नहीं कि मौलाना भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। उनका जिक्र इसलिए कि मौलाना ने कहा था कि कोई फरिश्ता आसमान से आकर के ये कहे स्वराज अभी मिलने वाला है, इस कीमत पर मिलेगा कि भारत हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद से, यानी हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो मोहब्बत है, जो दोस्ती है, जो प्रेम है, उससे हट जाए, उस पथ से दूसरा पथ अख्तियार कर ले, उससे हट जाए,
तो फौरन स्वराज मिल जाएगा। मौलाना ने कहा कि मैं स्वराज का इंतजार तो कर सकता हूं, स्वराज के लिए स्ट्रगल तो कर सकता हूं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोस्ती की कीमत पर मुझे स्वराज नहीं चाहिए। यानी साफ था कि मौलाना हिंदू और मुस्लिम दोस्ती के सबसे बड़े वकील थे। मौलाना कहते हैं अपने एक संबोधन में जो बहुत मशहूर है कि अजीजों, अपने अंदर एक बुनियादी तब्दीली पैदा करो। जिस तरह आज से कुछ अर्सा पहले तुम्हारा जोश व खरोश बेजा था, आज उसी तरह आज तुम्हारा ये खौफ व हरास यानी डर भी बेजा है, यानी बेकार है। मुसलमान और बुज़दिली यानी अपने अंदर डर पैदा कर लेना, और मुसलमान और इश्तियाल अंगेजी यानी भड़कना, दूसरों पर प्रोक होना, एक जगह जमा नहीं हो सकते। सच्चे मुसलमान को ना तो कोई तमा हिला सकते यानी लालच, और ना कोई खौफ डरा सकता है। चंद इंसानी चेहरों के गायब अज नजर हो जाने से डरो नहीं, उन्होंने तुम्हें जाने के लिए ही इकट्ठा किया था। अगर दिल अभी तक तुम्हारे पास हैं तो उनको अपने उस खुदा की जलवागाह बनाओ जिसने आज से 1300 बरस पहले अरब के एक उम्मी की मारिफत फरमाया था। जो खुदा पर ईमान लाए यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, वो कुरान की एक आयत को कोट करते हैं कि जो खुदा पर ईमान लाए और उस पर जम गए तो उनके लिए ना तो किसी तरह का डर है और ना कोई गम है। हवाएं गुजर जाती हैं, ये सरसर सही, लेकिन इसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं। अभी देखती आंखों इब्तिला का ये मौसम गुजरने वाला यानी जो आजमाइश का ये मौसम ये चला जाएगा। यूं बदल जाओ जैसे तुम पहले कभी इस हालत में न थे। आज भी कि हम एक दौरे इनकलाब को पूरा कर चुके हैं, लेकिन हमारे मुल्क की तरक्की में कुछ सफ़े खाली हैं। आज भी मुल्क के डेवलपमेंट में कुछ पन्ने, कुछ पेजेस कुछ खाली पड़े हुए हैं, कुछ कोरे हैं, उनको भरना है। और उन्हीं सफ़ों में हम ज़ेबे उन्वान बन सकते हैं, यानी उन्हीं में हम रंग भर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि हम इस के लिए तैयार भी हैं। मौलाना भारत के मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहते हैं, अजीज़ों, तब्दीलियों के साथ चलो। ये ना कहो कि हम इस तगय्युर के लिए यानी इस तब्दीली के लिए तैयार न थे, बल्कि अब तैयार हो जाओ। सितारे टूट गए लेकिन सूरज तो चमक रहा है, उससे किरणें मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजाले की सख्त ज़रूरत है। मौलाना के ये दो अहम संबोधन हैं। एक तरफ मौलाना कह रहे हैं कि भारत के तरक्की में, भारत के डेवलपमेंट में आज भी कुछ सफ़े खाली पड़े हुए हैं, उनको भरने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ मौलाना भारत के मुसलमानों को इस बात के लिए आमादा कर रहे हैं कि अपने अंदर डर मत लाओ, बल्कि धारा के साथ, वक्त के साथ चलने की आदत डाल लो। सूरज, अगर सितारे टूट गए तो सूरज तो चमक रहा है, उससे रोशनी मांग लो, और जिन राहों में बिछाने की जरूरत है उन राहों में सूरज की रोशनी बिछा दो, रास्ते चमक जाएंगे और उस पथ पर चल पड़ो। और भारत की तरक्की में जो सफ़े खाली पड़े हुए हैं उन सफ़ों में अपना उन्वान भर दो, तरक्की की एक इबारत लिख दो। मौलाना का जिक्र और उससे पहले स्वामी विवेकानंद का जिक्र और उससे पहले गांधी जी का जिक्र, इसलिए क्योंकि ये वो तीनों लोग हैं, ये वो तीनों महान सपूत हैं भारत के, जिनकी सोच पर, जिनकी थॉट पर आज भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, बल्कि कहा जाए कि भारत की पूरी आबादी, कुछ लोग मौलाना को मानते हैं, कुछ लोग गांधी जी को मानते हैं, कुछ लोग स्वामी जी को मानते हैं, कुछ लोग तीनों को मानते हैं, कुछ लोग दोनों को मानते हैं, कुछ लोग एक को मानते हैं। तो इस तरह से भारत की 130 करोड़ 135 करोड़ की जो आबादी है वो इनमें से किसी न किसी को जरूर मानती है। इसलिए इनका जिक्र हमने किया है, और जिक्र इसलिए किया है क्योंकि जो डॉक्टर एमजे खान हैं वो इन तीनों को अपने लिए आइडियल मानते हैं, इन तीनों को अपने लिए रोल मॉडल मानते हैं। उनका ये काम है कि आज जो भारत के मुसलमानों की जो छवि निगेटिव की गई है, जो भारत के मुसलमानों की छवि रोगी मीडिया ने बना दी है, वो सरकार के साथ संवाद करते हैं, मीडिया कर्मियों के साथ संवाद करते हैं, सोसाइटीज के अलग अलग धड़ों के साथ संवाद करते हैं कि किस तरह से मौलाना की उस सोच को आगे बढ़ाया जाए कि मौलाना ने कहा था कि हम आज़ादी में देरी तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कीमत पर आज़ादी नहीं चाहिए हमें। यानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद सबसे बड़ा और सबसे प्यारा है हमारे लिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि डॉक्टर एमजे खान को मैंने जाना क्यों और उनके बारे में इतना सारा जिक्र क्यों। बात है, एक दिन मेरे एक दोस्त हैं लखनऊ से, बल्कि मेरे बड़े भाई की तरह और मेरे लिए पैटर्न है, और जिन्होंने मेरी सोच में एक पॉजिटिव तब्दीली और एक पॉजिटिव इनकलाब पैदा किया। तारिक सिद्दीकी,
वैसे वो कांग्रेस के लीडर जरूर हैं, लेकिन उससे पहले वो अलीगढ़ के एक छात्र हैं, एक बिजनेसमैन हैं, और उसके बाद वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो ओल्ड बॉयज जो लखनऊ का चैप्टर है उसके वो सरबराह भी हैं, AMU LKO चैप्टर ओल्ड बॉयज के। एक दिन उनका मेरे पास फोन, मैंने उनको फोन किया और उनका मेरे पास फोन आया, बहरहाल बातचीत होने लगी। तो बातचीत में डॉक्टर MJ खान का जिक्र आया। उन्होंने पूछा कि MJ खान के बारे में आपकी क्या राय है। खैर मेरी राय बहुत अच्छी नहीं थी, मैंने अपनी राय से उनको अवगत करा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ यही प्रॉब्लम है कि हम एक आदमी जो तरक्की करता है, एक आदमी जो सोसाइटी के लिए डेडिकेट होना चाहता है, जो सोसाइटी को देना चाहता है, हम उसके साथ उंगली पकड़ करके चलने के आदि नहीं होते हैं, बल्कि टांग पकड़ करके खींचने के आदि होते हैं। मैं शॉक रह गया, मैं चौंका, ये क्या रहे हैं। उन्होंने कहा कि मियाँ डॉक्टर MJ खान ने 2006 या 2008 में उस वक्त अंग्रेजी के एक बड़े अखबार को फुल पेज का इश्तिहार दिया था, जब मुसलमान कोई इस तरह की सोच भी नहीं सकता था, इश्तिहार तो देना दूर की बात। वो एक इनकलाबी आदमी है, रिवोल्यूशनरी आदमी है, और रिवोल्यूशन और इनकलाब के साथ चलने के आदि हैं। मैंने तारिक भाई की इस सोच को अपने अंदर बसाया और फिर मैं डॉक्टर साहब के साथ वक्तन फौक्तन उठने बैठने लगा। एक दिन का वाकया है कि मैं उनके घर पे बैठा हुआ था, तो उनका बेटा सामने आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत प्यारा बच्चा है और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से मुझे यकीन है कि बहुत तरक्की करेगा। डॉक्टर साहब बोले बहुत नाकारा है। मुझे अंदर से बहुत तकलीफ पहुंची, लेकिन चूंकि ताल्लुक नया नया था, मुलाकात नई थी, मैंने बहुत कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। फिर बीते दिनों जब उन्होंने अपने बेटे का वो वीडियो भेजा, जो विसल ब्लोअर का वीडियो था, जो उसने उस वीडियो के जरिए से जो उन बच्चियों की इज्जत बचाई, जो इंस्टाग्राम पे जो एक्सपोज हो रही थी, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना। बोले नहीं यार वो तो नाकारा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आपकी कमी है, उसको दूर करिए। बच्चे आपकी शफकत के मोहताज हैं, बच्चों को आपकी शफकत की ज़रूरत है। जिस तरह आप बेटी से प्यार करते हैं, जिसको आप प्यार से मुन्नी कहते हैं, उसी तरह से हारिस से भी प्यार करने की ज़रूरत है। उसको सीने से लगाइए, गले से लगाइए, तो आपकी शफकत का मोहताज है। डॉक्टर साहब को क्लिक की ये बात और डॉक्टर साहब ने अपोलोजाइज किया। एक इतना महान आदमी जिसने शायद ही दुनिया के नक्शे पे कोई ऐसा मुल्क बचा हो जिसकी सैर न की, सोशली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली पूरा साउंड है वो व्यक्ति। और फिर उसके बाद अगर उसको कोई चीज़ बताई जाती है उस इंसान को, तो फौरन उसको अडॉप्ट करता है और अपनी कमियों को मानता है। और यही आदमी की महानता की सबसे बड़ी दलील है कि वो अपनी कमियों का एतराफ़ करे, अपनी कमियों को माने। एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। एग्रीकल्चर की दुनिया में उन्होंने एक नया इनकलाब पैदा किया है और भारत राष्ट्र की उन्होंने एग्रीकल्चर के शोबे में, डिपार्टमेंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इज्जत बनाई है, मुझे लगता है पिछले 10-20 सालों में शायद ही किसी ने भारत की वो इज्जत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बनाई हो जो MJ खान ने पिछले 4, 5, 7, 8 सालों में बनाई है। तो ये अपने आप में एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक दिन उनकी BMW में मुझे सफ़र करने का मौका मिला और उन्हीं के हवाले से पहली बार मुझे BMW में बैठने का मौका भी मिला। उसके बाद घर पहुंचे तो घर में काम जो करती है उसको वो नौकरानी नहीं कहते हैं, एक उनकी और सोच है। वो कहते हैं कि ये हमारे घर की एक फर्द है, इसके सुख दुख को देखना हमारी जिम्मेदारी है। और आज चूंकि इसकी तबीयत खराब है तो इसलिए उसने हमसे रिक्वेस्ट की और हमने फौरन कहा नहीं, पहले अपनी तबीयत ठीक करो। और आज मैंने खाना गर्म किया, खाना बनाया है। अहमद भाई ये 2 दिन पुराना खाना है, अब फ्रीज में रखा हुआ था, गर्म करके खा लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आपके लिए होटल से कुछ अच्छा सा मंगा लेते हैं और हम तो ये खा लेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक आदमी जिसने पूरी दुनिया की सैर की हो, भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया हो, लग्जरी गाड़ियों से चलता हो, भारत की सबसे बेहतरीन कॉलोनीज में रहता हो और वो इतना किफायतशियार, कमाल का वो इंसान, कमाल का वो व्यक्ति। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। इस इंसान ने स्वच्छ भारत मिशन का कितना पॉजिटिव यूज किया कि शायद मैं दावे से कह सकता हूं कि भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले आपको जिसने स्वच्छ भारत मिशन का इतना पॉजिटिव यूज किया।
इन्होंने तुरंत इंडियन माइनॉरिटीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी बनाई, मदरसा और मस्जिद सफाई मिशन के तहत एक प्रोग्राम शुरू किया, और वो मस्जिदें, वो मदरसे जो आज़ादी के बाद से बंद पड़े थे, उनकी सफाई का जिम्मा इस इंसान ने उठाया, उनकी सफाई की जिम्मेदारी इस इंसान ने उठाई, और प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को सच में इस आदमी ने सच कर दिखाया। दर्जनों मस्जिदों का दौरा किया, दर्जनों मस्जिदों तक पहुंचे और सफाई भी कमाल की। हम भी उनके साथ कई प्रोग्राम्स में शामिल हुए। हमने देखा कि ये व्यक्ति फावड़ा खुद उठा रहा है, झाड़ू खुद लगाता है इंसान, मतलब कोई गुरूर नहीं, कोई अना नहीं, कोई से नहीं। अगर ऐसा इंसान हो, ऐसा मिलेगा आपको, अगर मिल जाए तो जरूर आप उसकी कद्र करिएगा। वो हीरे और जौहरी और सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है। उन्होंने एक मस्जिद में जब हम उनके साथ पहुंचे, ये वीडियो आप देखिए, वो मस्जिद आबादी के बीचों बीच थी, जबकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की गाइडलाइन है कि अगर आसार कदीमा की मस्जिदें या कोई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो इमारत है, कोई बिल्डिंग है, तो उसकी इतने मीटर तक आबादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मस्जिद की हालत देखिए आप कि किस तरह से इस मस्जिद के चारों तरफ बिल्कुल सटी हुई न सिर्फ आबादी है, बल्कि गंदा पानी भी घरों का इसी मस्जिद में गिर रहा है। आप सोचिए, डॉक्टर इमरान खान को दर्द हुआ। उन्होंने कहा कि मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारे हो, मदरसे हो, शिवालय हो, उनकी इस तरह से बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, उनका अपमान ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने तुरंत सरकार के साथ संवाद शुरू किया, बातचीत शुरू की। उसके साथ इस आदमी ने एहतराम आदमीयत और एहतराम इंसानियत की जो मिसाल कायम की। इनका जो ड्राइवर है, ये इन्होंने ड्राइवर रख रखा है सिर्फ नाम के लिए, कभी जरूरत होती तो ड्राइवर को इस्तेमाल करते हैं, वैसे ड्राइवर को सैलरी देते हैं, ड्राइवर से खिदमत भी नहीं लेते, बल्कि ड्राइवर एक तरह से घर की जीनत बनता है और गाड़ी खुद चलाते हैं। तो ऐसे लोग आपको कहां मिलेंगे? ऐसे लोग कहां मिलेंगे? ऐसे लोग अगर मिल जाएं तो हमें और आपको उनकी कदर करनी चाहिए। आज डॉक्टर इमरान खान ने इम्पावर इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म एक ग्रुप बनाया है, जिसका मकसद क्या है कि जो निगेटिव छवि मुसलमानों की रोगी मीडिया ने बनाई है, उस निगेटिव छवि को बदलना। मदरसों का जो मकसद है कि खिदमत, सेवा, उसकी तरफ उनको लाना। खानकाहों का जो मकसद है लंगर चलाना, उसके लिए उनको फिर से तैयार करना। और मॉडर्न जो सोच है, टेक्नोलॉजी की जो सोच है, उस सोच के साथ मस्जिदों और मदरसों को चलने के लिए तैयार करना, ये डॉक्टर इमरान खान की सोच है। और इसके तहत इन्होंने इम्पावर बनाया। और इस इम्पावर में देश के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, देश के जाने माने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। सबसे बड़ा नाम SY कुरैशी साहब का है, जो एक मदरसे के छात्र हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद तक ये पहुंचे भारत के। डॉक्टर के रहमान खान जो डिप्टी चेयरमैन हैं राज्यसभा के। ऐसे 200, 250, 300 लोगों की एक बड़ी टीम डॉक्टर इमरान खान ने बनाई है। और वो मीडिया के उस धड़े को जो सच में ऐसे मुसलमानों को नहीं पाता था, जो मुसलमानों का सही मत देश के सामने रख सकें, उन्होंने उनको एक लिस्ट प्रोवाइड कराई कि हर फील्ड पर, इस्लाम पर बोलना है, मजहब पर बोलना है, धर्म पर बोलना है, सोशोलॉजी पे बोलना है, पॉलिटिक्स पे बोलना है, इकोनॉमिक पे बोलना है, हिस्ट्री पे बोलना है, भारतीयता पे बोलना है, राष्ट्रवाद पे बोलना है। ऐसे तमाम लोगों की उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ऐसे लोगों को, और मीडिया को प्रोवाइड कराया। वो कहते हैं कि अगर सच में मीडिया को लोग नहीं मिल रहे थे तो ये एक लिस्ट है, मीडिया इनको बुला सकता है। और अगर सच में मीडिया नफरत फैलाना चाहता है तो मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे, हमारा काम है मोहब्बत फैलाना, हम मोहब्बत फैलाते रहेंगे। डॉक्टर इमरान खान का कहना है कि न घबरा आसमां पर छा गया है आज अगर बादल, यही बादल तो चंदा के निकलने की निशानी है।
और शायद ऐसे ही लोगों के लिए शायर ने कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। दोस्तों, अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद को दीजिए इजाज़त। हाँ, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।